नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आपका स्वागत है मूनस्टोन क्लासेस में। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग क्लास 10th की चैप्टर नंबर 8 दैट इज हेरिडिटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर को डिस्कस करेंगे। इससे पहले इस चैप्टर को हमने पार्ट 1 में बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, जिसमें हम लोग ने मेंडल के कंट्रीब्यूशंस, ट्रेड क्या होते हैं, वेरिएशंस कैसे आते हैं, डीएनए के बारे में हम लोग ने जाना था, मेंडल का कंट्रीब्यूशन क्या था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस, फिर सेक्स कैसे डिटरमाइन होता है एनिमल्स में, स्पेशली ह्यूमन बींग्स में, वो सब कुछ हम लोग ने डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर पहले पार्ट नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स साथ ही साथ पिन कमेंट में मिल जाएगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कस करेंगे। हर टाइप ऑफ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, एमसीक्यू से लेकर लॉन्ग आंसर तक सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो का अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चंस के टाइप जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन से मैंने लिए हैं और इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आने के बहुत चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे ही टाइप ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिएगा। ज़रूरी नहीं है कि हूबहू ऐसे ही क्वेश्चंस आए, लेकिन टाइप्स वैसे ही रहेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहला है एमसीक्यू टाइप। टू पिंक कलर्ड फ्लावर्स ऑन क्रॉसिंग रिजल्टेड इन वन रेड, टू पिंक एंड वन वाइट फ्लावर प्रोजेनी। द नेचर ऑफ द क्रॉस विल बी व्हाट। ठीक है, ऑप्शन तो पता चल गया होगा आंसर आपको। क्या ऑप्शन नंबर सी है क्रॉस फर्टिलाइजर, लेकिन ये कैसे हो रहा है वो आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले तो टू पिंक कलर्ड फ्लावर्स एंड क्रॉसिंग, तो ठीक है। और रेड क्या होता है, रेड इज अ डोमिनेंट। ठीक है, तो रेड बेसिकली इस तरह से इसकी एलील्स ये होती है डबल आर। और वाइट जो है रेसेसिव है। ठीक है, तो वाइट का जो है वो आर आर है। ठीक है, दिस इज रेड एंड दिस इज वाइट। ठीक है, अब तो पिंक का क्या होगा, जब इन दोनों को हम लोग क्रॉस करेंगे तो हमारा पिंक कलर का फॉर्मेशन होगा फ्लावर का। तो वो होगा कुछ हेट्रोजाइगस, कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, ये पिंक वाला होगा। ठीक है, तो द टू पिंक colored flowers on crossing resulted one red, two pink and one white flower progeny. The nature of the cross will be what? तो पिंक कलर को अगर हम लोग क्रॉस करते हैं, ठीक है, तो पिंक कलर कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, पनेट स्क्वायर बनाएंगे तो कैपिटल दोनों आर हो रहा है, तो मतलब ये रेड होगा। कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, और ये दोनों ही स्मॉल आर। तो रेशियो यही बन रहा है। रेड जो है हमारा 1। ठीक है, आर आर जो है हमारा 1 है एंड कैपिटल आर स्मॉल आर हमारा 2 है एंड स्मॉल आर जो है हमारा वो 1 है। ठीक है, तो ये कैसे हो रहा है, तो ये क्रॉसिंग ओवर से हो रहा है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन के कारण हो रहा है। ठीक है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन से नहीं होगा, क्रॉस फर्टिलाइजेशन के कारण होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन भी एमसीक्यू है कि विच स्टेटमेंट अबाउट द जीनोटाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज करेक्ट। ठीक है, तो मैंने पहले वाले पार्ट में बताया था जीनोटाइप एंड फिनोटाइप के बारे में। हमें जीनोटाइप के लिए करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। डोमिनेंट एलील्स आर ओनली फाउंड इन होमोजाइगोट्स। ठीक है, डोमिनेंट एलील्स आर ओनली फाउंड इन होमोजाइगोट नहीं, जरूरी नहीं है। जैसे आपने देखा आर आर या फिर इस तरह से भी ये भी डोमिनेंट है। ठीक है, तो होमोजाइगस जरूरी नहीं है, हेट्रोजाइगस भी हो सकता है। वन रेसेसिव एलील ऑलवेज कॉजेस अ रेसेसिव फेनोटाइप, नहीं। रेसेसिव फेनोटाइप के लिए हमें दोनों ही चाहिए। ठीक है, एक से नहीं होगा, एक एलील से नहीं होगा, दोनों ही एलील को हम लोग को रेसेसिव चाहिए। फिर रेसेसिव फेनोटाइप्स मस्ट बी होमोजाइगस, हाँ ये देखिए आप, ये होमोजाइगस है। ठीक है, एंड ऑप्शन डी इज द डोमिनेंट फेनोटाइप मस्ट बी हेट्रोजाइगस। ठीक है, डोमिनेंट जो फेनोटाइप हो जरूरी नहीं है कि हेट्रोजाइगस हो, ये होमोजाइगस भी हो सकते हैं, हेट्रोजाइगस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। बहुत क्लोज ऑप्शंस है, तो ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी होगा, नहीं तो गलत आंसर आएगा। ठीक है, उसको टाइम दीजिएगा और दोबारा से समझिए तो आपको आसान लगने लगेगा। सेकंड जो है क्वेश्चन का ऑप्शन ऑप्शन सी होगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेट्रोजाइगस। बहुत सिंपल है, हेट्रोजाइगस ऑप्शन पहला है क्या, नहीं, ये होमोजाइगस है। सेकंड भी होमोजाइगस है। ठीक है, तीसरा भी ऑप्शन सी भी होमोजाइगस है। ऑप्शन डी जो है ये
हेट्रोजाइगस है। ठीक है, यहाँ पर दो अलग अलग एलील्स है, एक कैपिटल है एक स्मॉल है। ठीक है, तो ये हेट्रोजाइगस बहुत आसान सा था, तो ये ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द जीनोटाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म फॉर्म फ्रॉम इस क्रॉस से क्या होगा? तो आसानी से आप पनेट स्क्वायर बना लीजिए। एक तरफ लिख लीजिए कैपिटल टी स्मॉल टी और एक तरफ स्मॉल टी स्मॉल टी। आप क्रॉस कीजिए कुछ इस तरह से, हमारा हाफ, तो हमारा क्या बन रहा है? तो हाफ जो बन रहा है ये वाले जेनोटाइप का बन रहा है, और हाफ हमारा स्मॉल टी का बन रहा है, 2:2। ठीक है, 2:2 बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये पनेट स्क्वायर से आसानी से बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। अ रेसेसिव होमोजाइगोट इज क्रॉस्ड विद ए हेट्रोजाइगोट ऑफ द सेम जीन, व्हाट विल बी द फेनोटाइप ऑफ द F1 जनरेशन? ठीक है, तो सबसे पहले दिया गया रेसेसिव होमोजाइगोट। ठीक है, रेसेसिव होमोजाइगोट मान लेते हैं, रेसेसिव होमोजाइगोट जो है स्मॉल टी, फिर इस क्रॉस्ड विद हेट्रोजाइगोट ऑफ द सेम जीन, हेट्रोजाइगोट्स के साथ क्रॉस किया, तो ये हेट्रोजाइगोट है। ठीक है, तो अब हमें फेनोटाइप ऑफ F1 जनरेशन का बताना है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख लेंगे स्मॉल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, तो सेम इसमें भी क्या बन रहा है, जो पिछले वाला क्वेश्चन था कुछ इस तरह से बन रहा है कि फेनोटाइप जो हमारा बन रहा है वो क्या बन रहा है? ऑप्शन नंबर कैपिटल टी स्मॉल टी इज टू स्मॉल टी दैट इज 2:2 बन रहा है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी 50% डोमिनेंट एंड 50% रेसेसिव जो है वो आंसर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर भी ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चन से ज्यादातर पूछे जाते हैं ऐसे। फिर if a tall pea plant is crossed with a pure dwarf pea plant, then what is the percentage of F1 and F2 generation respectively will be tall? ठीक है, तो टॉल कौन कौन से होंगे F1 एंड F2 जनरेशन में? तो बहुत आसान सा, अगर मोनोहाइब्रिड क्रॉस मेंडल का पता है आपको, तो टॉल टी प्लांट, ठीक है, ये टॉल टी प्लांट है, और एक प्योर ड्रॉफ प्लांट है। ठीक है, अब ये क्रॉस करेगा F1 जनरेशन, ये तो पेरेंटल जनरेशन था, ये F1 जनरेशन में क्या बनेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये 100% होता है। ठीक है, इसमें कोई भी रेसेसिव नहीं बनता है। जब इसका सेल्फ पॉलिनेशन होगा, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन में क्या हो जाएगा? F2 जनरेशन बनेगा। F2 जनरेशन में कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, कुछ इस तरह से हमारा क्रॉस बनेगा, तो कैपिटल टी। ठीक है, तो इसमें टॉल कितने बन रहे हैं? तो टॉल जो है वो 75% बन रहा है। ठीक है, 75% इज टॉल, एंड डॉफ जो है, ठीक है, डॉफ जो है वो 25% बन रहा है। अब 3/4 हो रहा है, और ये 1/4 हो रहा है। ठीक है, तो ये 25%। ठीक है, तो F1 जनरेशन में टॉल कितना हुआ था? 100% हुआ। F1 जनरेशन में 100% हुआ, तो आसानी से ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़ना कि इनकरेक्ट चूज करना है। फॉर एवरी हार्मोन देयर इज ए जीन। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। फॉर एवरी प्रोटीन देयर इज अ जीन, हाँ बिल्कुल सही है। फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एवरी एंजाइम देयर इज अ जीन, हाँ, प्रोटीन और एंजाइम मोरलेस सेम ही थिंग है, तो ये भी स्टेटमेंट सही होगा। फॉर एवरी मॉलिक्यूल ऑफ फैट देयर इज अ जीन, नहीं, फॉर एवरी मॉलिक्यूल इतना भी नहीं होता है कि हर एक मॉलिक्यूल के लिए एक पर्टिकुलर जीन हो, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इनकरेक्ट है, और हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही चूज करना है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाएगा, तो देख ये असर्शन रीजनिंग टाइप का है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो द हाइट, असर्शन क्या है? तो हाइट इन पी प्लांट इज कंट्रोल्ड बाय द efficiency of the enzymes and is thus genetically controlled। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट मैंने बताया था कि अगर जो एंजाइम्स, हाइट किससे डिपेंडेंट है? तो किस तरह से, कितना एफिशिएंट है एंजाइम, हमारा जो प्रोसेस है प्रोटीन बनने का जो प्रोसेस है, वो जितना एफिशिएंट होगा उतना ही एंजाइम्स बनेंगे, हार्मोन्स बनेंगे, और उतना ही ज्यादा
जो भी प्लांट हो एनिमल हो उसकी ग्रोथ होगी, ठीक है। तो वो मेनली जेनेटिकली कंट्रोल्ड होता था, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। रीजन क्या है, सेलुलर डीएनए इज द इंफॉर्मेशन सोर्स ऑफ मेकिंग प्रोटीन्स इन द सेल। हाँ बिल्कुल सही है, सेलुलर डीएनए ही है इंफॉर्मेशन सोर्स, क्योंकि यही जेनेटिक मटेरियल जो कोड होता है पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग में, ठीक है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, और ए जो रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, ये भी असर्शन रीजनिंग है। असर्शन है ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शोज वेरिएशन। हाँ बिल्कुल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज्यादा वेरिएशन नजर आते हैं इन कंपैरिजन टू द asexual reproduction. रीजन क्या है, each offspring produced by sexual reproduction inherits all the genes from each parent, है ना। तो all the genes नहीं होता ना, हाफ ऑफ द जीन्स ईच पेरेंट से वो इनहेरिट करता है, ठीक है। 50% जीन्स जो है वो मदर से इनहेरिट करता है, 50% जीन्स वो फादर से इनहेरिट करता है, तो ऑल ऑफ द जीन्स नहीं होगा, तो बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। तो ए तो सही है, लेकिन रीजन जो है फॉल्स है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 9:3:3:1 रेशियो इज ड्यू टू, किसके लिए होता है, सेग्रीगेशन, क्रॉसिंग ओवर, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, रेसेसिवनेस, ठीक है। तो ये मैंने डिटेल वाला जो थ्योरी क्लास था उसमें बताया ही था कि 9:3:3:1 जो रेशियो बनता है वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के कारण होता है, ठीक है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो मेंडल का तीसरा लॉ था उसके कारण होता है, और ये आपको डाइहाइब्रिड क्रॉस में नजर आता है, यही हमारा फेनोटिपिक रेशियो होता है, ठीक है। डाइहाइब्रिड क्रॉस का जो फेनोटिपिक रेशियो होता है वो भी इसी तरह से होता है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से जरूर आता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, ये भी एमसीक्यू है कि अ zygote that has an X chromosome inherited from the father will develop into a, तो फादर से अगर एक्स क्रोमोसोम इनहेरिट कर रहा है तो वो क्या होगा, बॉय होगा या गर्ल होगा, ऑब्वियसली वो गर्ल होगा, ठीक है। क्योंकि मदर से तो, मदर के पास तो हमेशा एक्स एक्स क्रोमोसोम है, लेकिन फादर के पास एक्स वाई है, ठीक है। अगर फादर से वो एक्स ले रहा है तो ऑब्वियसली मदर से कोई भी ले वो एक्स ही आएगा, ठीक है। तो एक्स एक्स ऑफस्प्रिंग बनेगा, तो जो कि फीमेल ही होगी, ठीक है, गर्ल होगी, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कुछ सब्जेक्टिव टाइप का, तो जैसे कि इन एन asexually reproducing species if trait X exists in 5% of a population and trait Y exists in 70% of the same population, which of the two trait is likely to have arisen earlier, give reason। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी बुक में भी ये क्वेश्चन दिया गया है, तो इसका सही आंसर होगा ऑब्वियसली ट्रेट वाई वाला, ठीक है। तो ट्रेट वाई जो है विच एग्जिस्ट इन 70%, क्योंकि लार्जर फ्रैक्शन है ना, 70% है, और एक्स वाला जो है 5% ही है, 5% है, is likely to have arisen earlier because in asexual reproduction identical copies of DNA are produced and variation occur negligibly, है ना। तो ये बहुत ध्यान से पढ़ना है कि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए दिया गया है, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसीलिए इसमें, क्योंकि उसमें वेरिएशंस बहुत कम होते हैं, ठीक है, वेरिएशंस बहुत कम होते हैं, इसीलिए 70% वाला में वो जल्दी अराइज किया होगा इन कंपैरिजन टू द 5% वाले में, ठीक है। तो ये 1 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ऑल द वेरिएशन इन अ स्पीसीज डू नॉट हैव इक्वल चांसेस ऑफ सर्वाइवल, व्हाई, ठीक है। तो जब ये पहले ये क्वेश्चन, क्योंकि हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन बहुत मिलता जुलता था, अब ये रैशनलाइज सिलेबस में इवोल्यूशन हटा दिया गया, जिसमें हम लोग पढ़ते थे चार्ल्स डार्विन के बारे में, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, होमोलोगस एनालॉगस ऑर्गन्स, तो वो हटा दिया गया, लेकिन मोर और लेस थोड़ी बहुत ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जितना भी वेरिएशंस होते हैं स्पीसीज में, सबके पास इक्वल चांसेस नहीं होते सर्वाइव करने के लिए, है ना। तो all the variation do not have equal chances of survival in the environment in which they live। क्यों, कि वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ वेरिएशन पे, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा ही अलग हो गया पेरेंट्स के कंपैरिजन, जो ऑफस्प्रिंग हो बहुत ज्यादा वेरिएशन आ चुका है, ठीक है, तो मतलब उसमें वो सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा,
ठीक है, लेकिन अगर लिटिल बिट ऑफ जो अगर वेरिएशंस हैं तो वो सरवाइव कर पाता है। ठीक है, तो डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैव डिफरेंट काइंड ऑफ एडवांटेज, है ना। द ऑर्गेनिजम्स विच आर मोस्ट अडेप्टेड टू द एनवायरनमेंट विल सर्वाइव, है ना। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जिसको कहा जाता है, जो एनवायरनमेंट को बेटर अडेप्ट कर पाएगा, जो भी वेरिएंट है। ठीक है, अगर ए बी सी डी है, ये सारे वेरिएंट्स हैं, ऑफस्प्रिंग है। ठीक है, अगर ए जो है बहुत अच्छे से अडाप्ट कर पाता है एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट को, ये सबसे ज्यादा सर्वाइव ये ही कर पाएगा, बाकी ये तीनों जो है एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इसका इस तरह से आंसर दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट कंसिस्टिंग ऑफ ब्रीडिंग पी प्लांट्स बियरिंग violet violet flowers with pea plant bearing white flowers, what will be the result in F1 progeny। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन सा डोमिनेंट कैरेक्टर है, ट्रेट है, एंड कौन सा रेसेसिव है। तो वायलेट फ्लावर जो होता है वो डोमिनेंट होता है। ठीक है, और जो रेसेसिव कौन सा है, तो वाइट फ्लावर। ठीक है, वाइट फ्लावर जो है रेसेसिव होता है। ठीक है, तो जब इन दोनों में क्रॉसिंग होगा वायलेट और वाइट में, तो F1 जो जनरेशन है उसमें क्या होगी उसकी प्रोजेनी। ठीक है, प्रोजेनी कौन से कलर का होगा। ठीक है, तो अगर क्रॉसिंग किया जाएगा तो ऑब्वियसली कैपिटल वी स्मॉल डब्ल्यू बनेगा। ठीक है, और इसकी क्या जीनोटाइप है, तो ये भी बेसिकली वायलेट ही होगा। ठीक है, ये वायलेट फ्लावर ही होगा। ठीक है, तो अगर आपको पता होगा कि कौन सा डोमिनेंट है कौन सा रिसेसिव है, तभी आप ये क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो जितने भी 7 के 7 कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ फैक्टर्स है मेंडल्स के, ठीक है, चाहे पॉड का शेप हो, सीड कलर हो, सीड की आउटर कवरिंग हो, वो सब कुछ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके आपको आसानी हो जाएगी करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 कि व्हाई डिड मेंडल चूज अ पी प्लांट फॉर एक्सपेरिमेंट। बहुत बार पूछा जाता है कि मेंडल कौन से प्लांट पे एक्सपेरिमेंट चूज किए थे और क्यों किए थे, तो ऑब्वियसली पी प्लांट पे किए थे। ठीक है, तो कारण क्या थे, सबसे पहला कारण है कि इट इज इजी टू ग्रो। ठीक है, मेंडल जहाँ रहते थे वहां पर आसानी से ये ग्रो हो जाता था। ठीक है, साथ ही साथ इट इज नेचुरली सेल्फ पॉलिनेटिंग, सो इज वेरी इजी टू रेस प्योर ब्रीडिंग इंडिविजुअल्स, है ना। नेचुरली सेल्फ पॉलिनेटिंग थे। ठीक है, तो प्योर ब्रीडिंग इंडिविजुअल्स आसानी से मिल जाता है। फिर शॉर्ट लाइफ स्पैन होता था, एज इट इज एन एनुअल क्रॉप, सो इट वाज पॉसिबल टू फॉलो सेवरल जनरेशन। ठीक है, शॉर्ट लाइफ स्पैन 2 या 3 महीना के बीच में ही होते हैं इसकी लाइफ स्पैन। फिर इट इज इजी टू क्रॉस पॉलिनेट, दोनों ही चीजें यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन भी और क्रॉस पॉलिनेशन भी किया जा सकता है। इट हैज डीपली कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, है ना। तो मेंडल ने 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर चूज किए थे, फ्लावर के कलर, शेप, पॉट के कलर, उसके शेप, कलर, फिर शीट सीड का, हाइट का, ये सब मेनली कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे। और फ्लावर्स जो थे वो बाइसेक्सुअल थे। ठीक है, दोनों ही मिल जाते थे। ठीक है, तो इसीलिए ये सारे रीजंस थे कि मेंडल ने पी प्लांट को ही चूज किया। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट सब बहुत आसान सा क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में ऐसे आता है कि व्हाट इज ए जीन एंड वेयर आर जीन्स लोकेटेड। ठीक है, तो मैंने इसको भी डिटेल में थ्योरी क्लास में बताया था कि इट इज द बेसिक या फंडामेंटल यूनिट ऑफ हेरिडिटी कह सकते हैं। ठीक है, it is a specific part of DNA segment of a chromosome that controls the expression of a character। ठीक है, controls the expression of the character। ठीक है, तो ये अगर डीएनए है तो डीएनए का कुछ जो स्पेसिफिक पार्ट होता है, ठीक है, उसको ही मेनली जीन कहा जाता है। ठीक है, और जीन जो हर जीन एक पर्टिकुलर एंजाइम्स पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए कोड करता है। ठीक है, स्पेसिफिक होते हैं। और ये लोकेटेड कहाँ है, तो मेनली जीन्स आर लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम। ठीक है, तो जीन्स क्रोमोसोम्स पे लोकेटेड है। तो ये भी बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत आप यूज टू होंगे ऐसे क्वेश्चंस को कि व्हाट आर मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस, और अगर एग्जाम्पल के थ्रू बताना भी पड़ सकता है।
आपको पनेट स्क्वायर बना के दिखाना होगा कि किस तरह से क्रॉस होता है, F1 जनरेशन में क्या फेनोटाइप है, F2 जनरेशन में क्या फेनोटाइप है, वो सब आपको बताना होगा। तो बहुत आसान है, ये बुक में एनसीईआरटी बुक में बहुत आसान से दिया हुआ है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, द क्रॉस बिटवीन टू पी प्लांट विथ वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। ठीक है, वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, जैसे उस मोनोहाइब्रिड क्रॉस में टॉलनेस को लिया गया था, ठीक है, हाइट ऑफ द पी प्लांट को लिया गया था टॉल, या ड्रॉफ जो पेयर ऑफ कैरेक्टर है उसको लिया गया था। ठीक है, और डाइहाइब्रिड क्रॉस में क्या है, द क्रॉस बिटवीन टू प्लांट्स हैविंग टू पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। ठीक है, टू पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को डाइहाइब्रिड क्रॉस बोला जाता है। आप ट्राइहाइब्रिड क्रॉस भी होता है, लेकिन वो आप हायर क्लास में पढ़ेंगे। तो क्रॉस बिटवीन, जैसे कि डाइहाइब्रिड क्रॉस का है, क्रॉस बिटवीन राउंड एंड ग्रीन सीड प्लांट विथ व्रिंकल्ड एंड येलो सीड प्लांट। ठीक है, तो इस तरह से आपको डाइहाइब्रिड क्रॉस का भी मिल जाएगा। ठीक है, तो बहुत ये ऐसे क्वेश्चंस तो आते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अ ट्रेट मे बी इनहेरिटेड बट मे नॉट बी एक्सप्रेस्ड। ठीक है, तो ट्रेट में बी इनहेरिटेड बट मे नॉट बी एक्सप्रेस, तो इसको अगर एक्सप्लेन करना है तो आप दोनों तरीका है कि आप लिख कर भी कर सकते हैं एक्सप्रेस, लेकिन सबसे जो बेस्ट तरीका होगा वो ज्यादा मार्क्स फेच कराएगा, वो है आपको इस तरह से एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, तो जो हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस था, ठीक है, उसी से हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे हम लोग पेरेंट जो जनरेशन लिए हैं, एक टॉल ले लिए हैं और एक ड्रॉफ प्लांट ले लिए हैं, उसको हम लोग ने क्रॉस करवाया। तो ठीक है, तो F1 जनरेशन में सारे ही क्या होते हैं, टॉल मिलते हैं। ठीक है, 100% हमें टॉल प्लांट मिलते हैं। लेकिन ये जो टॉल प्लांट है, ये इसमें रेसेसिव एलील भी है और डोमिनेंट एलील भी है ना। स्मॉल टी जो है वो रेसेसिव एलील है और कैपिटल टी जो है वो डोमिनेंट एलील है। लेकिन F1 जनरेशन में स्मॉल टी जो रेसेसिव कैरेक्टर है, इनहेरिट तो हुआ है, लेकिन वो क्योंकि एक रेसेसिव कैरेक्टर है, वो शो अप नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो यही हमें क्वेश्चन में भी यही पूछा गया कि ट्रेट में बी इनहेरिटेड बट मे नॉट बी एक्सप्रेस्ड। तो इसमें भी क्या हो रहा है, F1 जनरेशन में ट्रेट जो है, रेसेसिव ट्रेट इनहेरिट हुआ है, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। लेकिन जब यही F1 जनरेशन को अगर सेल्फिंग किया जाता है, तो हमें कुछ इस तरह से रेशियो मिलता है, F2 जनरेशन, है ना। F2 जनरेशन हमारा इस तरह से बनता है, जिसमें जिसमें वो ट्रेड इनहेरिट भी होता है और वो एक्सप्रेस भी करता है। ठीक है, तो F2 जनरेशन में तो होता है, लेकिन F1 जनरेशन में नहीं होता। ठीक है, तो बेटर मेथड जो है एक्सप्लेन करने का वो इस तरह से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं कि लिस्ट टू डिफरेंसेस इन टैबुलर फॉर्म बिटवीन डोमिनेंट ट्रेट एंड रिसेसिव ट्रेट। ठीक है, व्हाट परसेंटेज ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ द प्लांट इन F2 जनरेशन प्रोजेनी वेयर राउंड इन मेंडल्स क्रॉस बिटवीन राउंड एंड विंकल्ड टी। ठीक है, तो ये भी आपको अगर डाइहाइब्रिड क्रॉस पता होगा तभी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो डोमिनेंट ट्रेट एंड रेसेसिव ट्रेट के बारे में देख लेते हैं। तो डोमिनेंट ट्रेट क्या है, तो इट इज अ ट्रेट कंट्रोल्ड बाय द डोमिनेंट एलील। ठीक है, तो ये डोमिनेंट एलील से कंट्रोल होता है, जैसे कि टॉलनेस के लिए है कैपिटल टी। और रेसेसिव ट्रेट क्या है, इट इज अ ट्रेट कंट्रोल्ड बाय रेसेसिव एलील, जैसे कि ड्रॉफनेस के लिए स्मॉल टी। सेम अगर राउंडनेस के लिए देखा जाएगा तो कैपिटल आर जो है राउंड के लिए है और स्मॉल आर जो है वो व्रिंकल्ड के लिए है। ठीक है, सेकंड इज डोमिनेंट ट्रेट, इट इज अ ट्रेट विच इज एक्सप्रेस्ड इन द F1 जनरेशन। ठीक है, F1 जनरेशन में डोमिनेंट ट्रेट मतलब एक्सप्रेस होता है, साथ ही साथ F2 में भी होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो रेसेसिव ट्रेट है, इट इज अ ट्रेट विच रिमेन्स सप्रेस्ड इन द F1 जनरेशन बट अपीयर्स इन द F2 जनरेशन। ठीक है, रेसेसिव ट्रेट जो है वो F2 जनरेशन में तो शो होता है, लेकिन F1 जनरेशन में शो नहीं होता। ठीक है, तो इस तरह से आप टेबुलर फॉर्म में दिखा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। बहुत ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि स्टेट मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तीन जो लॉज है मैंने बहुत डिटेल में ही डिस्कस किया था, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, और लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है, तो आउट ऑफ अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स प्रेजेंट टुगेदर ओनली वन इज एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ व्हाइल द अदर रिमेन्स सप्रेस्ड, है ना। तो एक का डोमिनेंस दूसरे के ऊपर, द वन दैट एक्सप्रेसेस इज द डोमिनेंट कैरेक्टर, और जो नहीं एक्सप्रेस कर पाता वो रेसेसिव है। यही है लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है, दैट two members of a pair of factors separate during the formation of gamete। तो गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे ही जो
दो मेंबर है वो सेपरेट होते हैं बेसिकली। एंड ये आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये पहला और दूसरा दोनों जो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस के थ्रू एक्सप्लेन किया जा सकता है। लेकिन जो तीसरा जो लॉ है वो बेसिकली डाइहाइब्रिड क्रॉस से ही एक्सप्लेन होगा, जिसको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं, जहां पर when there are two pairs of contrasting character, the distribution of member of one pair into the gamete is independent of the distribution of the other pair। ठीक है, वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर सकता है। ठीक है, तो वो होता है डाइहाइब्रिड क्रॉस में। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वहां पर सिर्फ एक ही कैरेक्टर हम लोग चूज करते हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। इन द फॉलोइंग क्रॉसेस राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोजेनी। ठीक है, ये क्रॉसेस है, हमें प्रोजेनी के कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं, जैसे कि राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो। ठीक है, तो प्रोजेनी क्या बनेगा, राउंड एंड येलो इंटू राउंड एंड येलो। ठीक है, इसका गैमेट क्या होगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई। इसका गैमेट क्या होगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई। ठीक है, तो यही बनेगा, और तो कुछ प्रोजेनी नहीं बनेगा। ठीक है, यही दोनों प्रोजेनी बनेगा। सेकंड केस क्या है, ये भी कैपिटल आर स्मॉल और वाई इंटू कैपिटल आर स्मॉल वाई। ठीक है, तो इसमें क्या बनेगा, तो इसमें गैमेट इससे बन सकता है कैपिटल आर कैपिटल वाई, या फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई। ठीक है, या फिर बन सकता है स्मॉल आर कैपिटल वाई, या फिर बन सकता है स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, इसमें चार बनेंगे। सिमिलरली ऐसा ही सेम, क्योंकि दोनों ही सेम है पेरेंट्स, तो इसमें भी ऐसा ही बनेगा। ठीक है, तो यही चार प्रोजेनी होंगे। फर्स्ट केस में दो ही प्रोजेनी बन रहा है सेम, इसमें भी चार अलग अलग प्रोजेनीज बन रहे हैं। थर्ड केस में क्या हो रहा है, तो थर्ड केस में कैपिट स्मॉल आर वाई स्मॉल वाई इंटू स्मॉल आर वाई। तो इसमें क्या बनेंगे, स्मॉल आर स्मॉल वाई ही बनेगा, और इसमें भी स्मॉल आर स्मॉल वाई ही बनेगा प्रोजेनी। ठीक है, चौथा देख लेते हैं, चौथा में क्या बन रहा है, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई इंटू स्मॉल। इसमें प्रोजेनी क्या बनेगा, इसके थ्रू कैपिटल आर कैपिटल वाई, और इसमें बनेगा हमारा स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, तो ये हमारा प्रोजेनी बनेगा। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं प्रोजेनीज बनाने के लिए। ठीक है, तो आप आसानी से कर सकते हैं। ये ओरली भी किया जा सकता है, या फिर पनेट स्क्वायर के थ्रू भी किया जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द मार्क्स आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं कि मस्टर्ड वाज ग्रोन इन टू फील्ड्स ए एंड बी, while field A produced brown colored seeds, field B produced yellow colored seeds। ठीक है, ए से जो हो रहा है वो ब्राउन कलर की सीड्स हो रही है, और बी जो फील्ड है वहां येलो कलर का सीड्स हो रहा है। ठीक है, इट वॉज ऑब्जर्व्ड दैट इन फील्ड ए द ऑफस्प्रिंग showed only the parental trait for consecutive generation, whereas in field B the majority of the offspring showed a variation in the progeny। ठीक है, तो फील्ड ए में सिर्फ पेरेंटल ही ट्रेट आ रहे थे, लेकिन जो फील्ड बी था उसमें वेरिएशंस आ रहे थे। तो व्हाट आर द प्रोबेबल रीजंस फॉर दीज। ठीक है, रीजन क्या हो सकता है, तो जो फील्ड ए में रीजन ये हो सकता है कि क्योंकि द रीजन फॉर पेरेंटल ट्रेट इसलिए हो सकता है, जिसको बोला जाता है सेल्फ ब्रीडिंग हो रहा है। ठीक है, सेल्फ ब्रीडिंग या इन ब्रीडिंग डिप्रेशन के बारे में आपने कभी सुना होगा, कि एक ही पेरेंट के बार बार अगर सेल्फिंग होगा, सेल्फ पॉलिनेशन किया जाएगा, तो उसमें वेरिएशंस बहुत कम आएंगे। ठीक है, लेकिन जब हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन करते हैं, ठीक है, फील्ड बी में क्या हो रहा था, क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा था, इसीलिए वेरिएशंस ज्यादा हो रहे थे। ठीक है, तो जहां पर आप इस तरह से समझ सकते हैं कि फील्ड ए में क्या हो रहा होगा, मेनली एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन से हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है। लेकिन फील्ड बी में क्या हो रहा है, तो क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है। ठीक है, तो जो भी गैमेट्स होंगे उनके बीच में रिकॉम्बिनेशन हो रहा होगा, मेल एंड फीमेल का जो गैमेट होगा अलग अलग प्लांट के, उनके बीच में रिकॉम्बिनेशन हो रहा होगा, इसी कारण से वेरिएशंस आ रहे होंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहते हैं, ये 2 मार्क्स के ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं।
What are chromosomes? Mention the total number of chromosomes along with the sex chromosomes that are present in human female and a human male. Explain how is sexually reproducing organisms the number of chromosome in the progeny remains the same as that of the parents. ठीक है, तो सबसे पहले क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? तो क्रोमोसोम्स बेसिकली है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स मेड अप ऑफ डीएनए फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ ए सेल। ठीक है, क्रोमोसोम्स जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि बेसिकली डीएनए से बने होते हैं। ठीक है, और उसी पे ही जीन्स भी होते प्रेजेंट होते हैं। अब हमें बताना है कि टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं अलॉन्ग विद द सेक्स क्रोमोसोम। तो ह्यूमन मेल में और ह्यूमन फीमेल में दोनों में ही क्या होता है? तो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। दोनों ही केस में 23 पेयर्स मतलब 46 टोटल क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें से फर्स्ट 22 पेयर्स जो होते हैं, फर्स्ट 22 पेयर्स वो बेसिकली ऑटोजोम्स कहा जाता है। ठीक है, वो दोनों ही मेल्स एंड फीमेल्स में सेम होते हैं। फर्स्ट 22 पेयर्स होते हैं ऑटोजोम्स कहा जाता है। जो लास्ट जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, जो 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, उसको मेनली सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है। और जो ह्यूमन मेल है उसमें जो सेक्स क्रोमोसोम होता है वो कुछ हेट्रोजाइगस काइंड ऑफ होता है, एक्स एंड वाई होता है। ठीक है, जो कि वाई जो होता है वो छोटा होता है इन कंपैरिजन टू एक्स क्रोमोसोम। और ह्यूमन फीमेल में जो 23rd क्रोमोसोम है, ठीक है, फीमेल सेक्स क्रोमोसोम है, वो होमोजाइगस होता है, दोनों ही एक्स एक्स टाइप के होते हैं। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस है मेल एंड फीमेल के क्रोमोसोम्स में। और जो थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है कि किस तरह से, हाउ explain how in sexually reproducing organism the number of chromosomes in the progeny remains the same as in the parents। ठीक है, तो पेरेंट्स में और ऑफस्प्रिंग में सेम कैसे रहता है? क्योंकि the original number of chromosome becomes half during the gamete formation। ठीक है, जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है मेल और फीमेल के केस में, ये मेल है, ये फीमेल, तो इसमें 46 क्रोमोसोम्स है। ठीक है, 46 क्रोमोसोम्स है। 46 को अगर हम लोग देखा जाए तो बेसिकली 22 ऑटोसोम्स होते हैं और एक सेक्स क्रोमोसोम होगा एक्स वाई। और इसमें भी क्या होगा? तो 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स ऑटोसोम्स है और एक्स एक्स है। ठीक है, तो इसमें से गैमेट क्या निकलेगा? या तो एक्स निकलेगा या वाई होगा। इसमें क्या होगा? एक्स और एक्स होगा। ठीक है, तो जब गैमेट्स फॉर्मेशन होता है तो मेनली जो क्रोमोसोम नंबर है वो हैप्लाइड हो जाता है। आप ठीक है, तो पेरेंट का जो क्रोमोसोम नंबर है वो डिप्लॉयड होता है। ठीक है, डिप्लॉयड यहाँ पर देखिए 46 है, डिप्लॉयड हो गया। ठीक है, ये 2n हो गया। और जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है बेसिकली उसमें n हो जाता है, हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाता है। ठीक है, और जब दोनों ही, क्योंकि हम लोग बोथ पेरेंट से, मदर और फादर से 50-50% हम लोग क्रोमोसोम से इनहेरिट करते हैं, तो एट लास्ट जो जाइगोट फॉर्मेशन होगा वो डिप्लॉयड हो जाएगा। ठीक है, उसमें सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आ जाएगा जितना कि पेरेंट्स में था। ठीक है, तो वही चीज है इसमें भी, उसी को आपको एक्सप्लेन करना है। आप लिख कर भी कर सकते हैं या फिर आप इस तरह से भी आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। लिखने के बजाय आप फ्लो चार्ट के थ्रू इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आ सकते हैं ऐसे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत कुछ क्लैरिटी आ गई आई होगी और आप एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशंस भी आपकी अच्छी हो रही होगी। अगर कोई डाउट है, कोई सजेशंस है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिए एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन टाइमली पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर हिट कर लीजिएगा। आप इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, जय हिंद।